वे लोग जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी को नहीं वोट दिया, वे भी बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर, आजिज होकर समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। एक रेड कार्ड छपवाती है पुलिस और विपक्षी कार्यकर्ताओं को देती है और दरोगा धमकाते हैं कि बूथ पर मत आना, प्रचार मत करना, गाली गलौज करती है, अपमानित करती है, डिमोरलाइज करती है। ये काम होता है पुलिस का। जिस देश में ये माहौल हो जाए कि लोग बात कहने में 10 बार सोचें कि कहीं मुकदमा कायम न हो जाए देशद्रोह का, तो जब वक्त पड़ता है तो ये सारी जनता जो है सरकार को हटाने के लिए बटन दबाती है ईवीएम का। वही होने वाला है। 4 जून में सत्ता बदलने वाली है। तैयारी पूरी है। कल सुबह से वोटिंग है और आज हर जगह, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के जो एजेंट फॉर्म हैं, बस्ता कहते हैं उसे, उसमें एजेंट फॉर्म होता है, वोटर लिस्ट होती है और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एजेंट्स को किस तरह से क्या करना है। वो हर जगह पहुंच चुके हैं। उनकी चेकिंग भी हो चुकी है कि सही जगह पहुंचे या नहीं पहुंचे, और सारे एजेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि वो सुबह 5:15 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएं, क्योंकि 5:30 बजे से मॉक पोलिंग होगी, ईवीएम सील होंगी और 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए सब तैयारी पूरी है। जीत की कितनी उम्मीद है सर? जीत की तो पूरी ही उम्मीद है, और जीत से घबराई हुई बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसको प्रशासनिक कोई मदद मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी, बड़े अधिकारी कोई इस तरह का काम न करेंगे। छोटे मोटे करते हैं तो इलेक्शन कमीशन, ऑब्जर्वर्स और बड़े अधिकारी देख रहे हैं। हालांकि मैंने 2 सप्ताह पहले इलेक्शन कमीशन से भेंट की थी, और जो इस रिजीम में रवैया रहा है कि बड़े पैमाने पर सारे उत्तर प्रदेश में विपक्षियों के खिलाफ 107 की कार्रवाई की जाए, रेड कार्ड इशू किए जाएं और लोगों को परेशान किया जाए, ये सब लिख के मैंने बताया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त हमसे कहा था कि रेड कार्ड क्या होता है, मुझे जानकारी नहीं। हमने कि एक रेड कार्ड छपवाती है पुलिस और विपक्षी कार्यकर्ताओं को देती है और दरोगा धमकाते हैं कि बूथ पर मत आना, प्रचार मत करना, गाली गलौज करती है, अपमानित करती है, डिमोरलाइज करती है। ये काम होता है पुलिस का। लेकिन एक तरफा केवल विपक्ष के लोगों के को ये कार्ड दिए जाते हैं, कभी सत्ता पक्ष वालों को नहीं दिए जाते, चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो। तो उन्होंने कहा था अगर दिए जाएं तो हमें बताना, हमें दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ। तो ये कल से शुरू हुए। पहले कुछ नहीं था, सब ठीक था। मुख्यमंत्री 2 बार आए यहाँ 2-3 दिन के अंदर, और फिर उन्होंने ये पता चला है कि अधिकारियों से कहा किसी खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक। तो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर भी करना शुरू की और रेड कार्ड जारी किए। मैंने सीईसी से बात की और उनको भेजे कि देखिए ये हैं जो आपने कहा था कि हमें दिखा देना, मैं भेज रहा हूँ आपको। जो हमारे पास कुछ आ गए तो उनको भेज दिया था। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों को ये कार्ड दिए गए और कई जगह बदसलूकी की गई, धमकाया गया। हमने ऑब्जर्वर्स को, एसएसपी और डीएम को सब बता दिया है कि ये जो कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसको ही हमारे मतदाता पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। वे लोग जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी को नहीं वोट दिया, वे भी बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर, आजिज होकर समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। सर, प्रशासन का आदर किया जाए? प्रशासन पे दबाव होता तो थोड़ा बहुत करते, लेकिन चुनाव के परिणाम पे कुछ नहीं। 1000-2000 वोट का ज़्यादा असर कर पा जाते हैं, क्या करेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव में जहाँ 20 लाख वोट होता है, जहाँ हार जीत लाखों में होती है, उसमें 1000-2000 वोट का अगर कोई दरोगा धमका दे, किसी कर दे, हो नहीं पाता। अब कोई धमकी में भी नहीं आता। अब तो वक्त ऐसा आ गया है, सोशल मीडिया से लेके तब के बात कहते वक्त ही लोग सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक गारंटी है जो मोदी बेच रहे हैं या दे रहे हैं देश को, और साथ में ये कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। नहीं, विपक्ष और इंडिया गठबंधन भी यही कहता है कि देश को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। देश
गरीबी में आकंठ डूब गया है। 10 साल में 14 से लेके अब तक जो सन 47 से लेके 14 तक देश पर कर्ज था विदेशी, उससे 10 साल में 5 गुना ज़्यादा कर्ज हो गया है। यहाँ तक कि IMF को चेतावनी देनी पड़ेगी थी, आपको सब जानते हैं, विश्व मुद्रा कोष को चेतावनी देनी पड़ी थी कि GDP का 70% के आसपास कर्ज हो गया है हिंदुस्तान पे, अगर ये और बढ़ा तो बहुत संकट में पड़ जाएगा, लंका जैसी स्थिति हो सकती है। तो देश की तो स्थिति खराब हो ही गई। व्यापारियों की स्थिति, जो इनका परंपरागत वोट है, उनकी स्थिति बहुत, वो आतंक के साए में जी रहे हैं। व्यापारी और दुकानदार लोग ये कहते हैं कि जब घर की घंटी बजती है तो ऐसे लगता है कि कहीं GST, इनकम टैक्स, ED वाले लोग तो नहीं दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जिस देश में ये माहौल हो जाए कि लोग बात कहने में 10 बार सोचें कि कहीं मुकदमा कायम न हो जाए देशद्रोह का, तो जब वक्त पड़ता है तो ये सारी जनता जो है सरकार को हटाने के लिए बटन दबाती है EVM का। वही होने वाला है। आपको लगता है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे चर्चा यह चर्चा करते ही नहीं किसी पे। ये चर्चा करेंगे परिवारवाद, ये चर्चा करेंगे मंदिर, मुसलमान, हिंदू, फलां ढेकां, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, कुछ नहीं करते। किसी तरह की कोई चर्चा करते ही नहीं। आप देख रहे होंगे बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी, अच्छा दूसरे ये उत्तर प्रदेश में हालत ये हो गई है कि ये तो उत्तर प्रदेश हो, अबे नीट का पर्चा लीक हो गया। यहाँ हर पर्चा लीक होता है। कोई गवर्नमेंट नौकरी देनी ही नहीं चाहती है। लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार ही पर्चा लीक करा देती है ताकि किसी को नौकरी न देनी पड़े। अच्छा, दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है इसमें कि बार बार बीजेपी कहती है, बीजेपी की कार्यशैली भी ऐसी है कि वो संविधान को बदल देगी। बीजेपी के नेता खुलेआम कह रहे हैं। अभी हमारे अयोध्या में बीजेपी के जो MP है, उम्मीदवार है लल्लू सिंह, उन्होंने कहा 400 इसलिए चाहिए कि संविधान नया लिखना है। कीर्ति मिर्धा ने कहा, आपने देखा होगा कि संविधान बदलना है। कर्नाटक के 5 बार के MP बीजेपी के ने कहा कि संविधान बदलना है। अभी सतीश निगम अलीगढ़ से MP के उम्मीदवार हैं, 2 बार से MP हैं। उनकी पब्लिक मीटिंग में, चुनावी सभा में, उनकी एक बड़ी नेत्री है कोई मधु शर्मा, उसने कहा कि संविधान इसलिए बदलना है कि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वो हमारे बराबर आ गए। तो जब ये मानसिकता और ये बात चल रही, तो पूरा देश में, पूरा इंडिया का गठबंधन ये कह रहा है कि हम ये संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम लड़के लड़कियों को रोज़गार देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई नौकरी देती है तो उसमें 27% पिछड़ों को, 22.5% दलित और आदिवासियों को देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये कोई नौकरी निकालते ही नहीं। ये सब आउटसोर्सिंग से करने लगे अपॉइंटमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करने लगे। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें कोई आरक्षण नहीं होता है। और बड़ी कंपनियां जो हमारी थी, रेलवे थी, एयर इंडिया थी और जो थी, ये सब इन्होंने बेच दी। तो अब प्राइवेट में चली गई। प्राइवेट कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, तो रिजर्वेशन कोई गुंजाइश ही नहीं। रिजर्वेशन पे इन्होंने डाका डाल दिया है। तो देश की जनता रिजर्वेशन, बड़ी आबादी जो है 80% से ज़्यादा, वो रिजर्वेशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बच्चों को रोज़गार दिलाने के नाम पर चुनाव लड़ रही है। महंगाई ये रोक नहीं पा रहे हैं। ये केवल वो 5 किलो या जितना कुछ गल्ला दे रहे हैं वो लोगों के लिए। वो गेहूँ देना बंद कर दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, चीनी बंद कर दिया, बाजरा दे रहे हैं तो लोग भैंसें खिलाते हैं और बेच देते हैं। क्या करें, कुछ भी नहीं है। इतना बुरा हाल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते देश का। लेकिन अब वो भगवान राम ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी के राज में भारत स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया है, ये स्वयं राम ने कह दिया मोदी जी से। मोदी एक दिन ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था मैं किसी चैनल, क्या कहा राम लला ने। तो जहाँ इस तरह की बातें होती हों तो मोदी जी के कथन पे क्या कोई कमेंट करे, कोई उसका अर्थ ही नहीं। कोई जनता से जुड़ी हुई बात ही नहीं कहती। जो जनता के भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं,
उससे जुड़ी हुई कोई भी बात वो नहीं करते, कभी कोई बीजेपी के नेता नहीं करता है। और इसीलिए अब मोदी जी की जनसभाओं में कहीं आपको मोदी 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 का स्वर नहीं सुनाई पड़ता होगा कहीं भी। ये प्रदर्शित करता है कि 4 जून में सत्ता बदलने वाली है। छात्राओं ने तैयारियां की थी, उनके सपने पर पानी फिर गया है। नौकरी एक बड़ा विषय है। 13 लाख हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में तो 68 लाख लोग बैठे थे। लड़के लड़कियां 50,000 वैकेंसी निकाली पुलिस की। 68 लाख लड़के लड़कियों ने इम्तहान दिया और उसी दिन पर्चा लीक हो गया। कई लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए क्योंकि ओवरेज हो जाएंगे, आगे जब पता नहीं कब वैकेंसी निकले तो भर ही नहीं पाएंगे इतनी मेहनत के बाद। तो है बेचैनी है पूरे उसमें। हिंदू मुसलमान जैसे चीजें अब की कुछ भी नहीं चल रहा है, कहीं चल नहीं चल रहा है। अब की तो जनता के मन में सिर्फ ये है, बीजेपी वालों से भी अलग बात करें अगर आम जो उनके समर्थक थे वो भी कहेंगे साहब तो हद हो गई, अब नहीं, अब तो बदलाव जरूरी है। बीजेपी के लोग कहते हो और तो कहते ही है, कहीं ना हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना मंगलसूत्र चल रहा है। और मंगलसूत्र पर लोग क्या क्या कहते हैं मैं तो कह ही नहीं सकता हूँ, मैं मर्यादा में बना हुआ, मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री को ये बात कहनी नहीं चाहिए। सर आप लोग अपने ग्राउंड ये कहते हैं कि उनके साथ पूरा देश है और 400 पार वो लेकर आएंगे, आपको लगता है कि पूरे उनके साथ देश में पहले भी 31% थे लोग पूरे देश में, अब वो घट के 20-22% रह गए। पूरा देश तो कभी साथ नहीं रहा, वो तो बटे हुए लोग थे इसलिए सत्ता में आ जाते थे। अब सत्ता में आने क्या सवाल, दक्षिण भारत में एक सीट नहीं जीत रहे कहीं, उत्तर भारत सब उनका था। तो ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में 25 की जगह 26 जीते हैं, गुजरात में 22 की जगह 23 जीते हैं, ये तो हो नहीं सकता। घटनी हर जगह। और उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जिन्हें को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। पहले दोनों फेजेज़ में बुरी तरह बीजेपी हारी है और तीसरे फेज में तो उनको कहीं पैर रखने को जगह नहीं मिले। अमित शाह का एक बहुत बड़ा बयान है, वो कहते हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे। जमानत बचाएं अपने उम्मीदवार की, जमानत। वो तो अपने उम्मीदवार और अपने कार्यकर्ताओं में मोदी जी और अमित शाह साहब जो है वो कार्यकर्ताओं जो गिरे पड़ रहे कार्यकर्ता घुटनों के बल गिरे पड़ रहे उनको साधने की कोशिश कर रहे इस तरह के लंबे चौड़े फर्जी बयान देकर।